नमस्कार आप सभी का हमारे साथ विकास भैया जुड़े। विकास भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। विकास भैया के बारे में बताऊं तो विकास भैया अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर है। भैया ने अपना स्नातक जो है वो जाकिर हुसैन कॉलेज से किया है और भैया अपने समय के प्रतिष्ठित वाद विवादकर्ताओं में से एक रहे हैं। भैया ने एनएसपी, एमएलएनसी, हिंदू जैसे संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के भैया विजेता रह चुके हैं और साथ ही में एसजीएनडी, शिवाजी, एनएसपी, एमएलएनसी ये सब के उप विजेता भी रह चुके हैं। साथ ही में भैया बतौर अधिनिर्णायक काफी प्रतिष्ठित है सर्किट में। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद दीना कि आप लोग पूरी टीम के साथ आए और आपने मुझे मतलब ये पॉडकास्ट और बाकी सारी चीज़ें बात करने का अपने आप से मौका दिया। आगे चल के नए डिबेटर्स किस तरीके से हैं ये जानने के लिए। जी भैया शुरू करते हैं हम। भैया पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि चूंकि आप बहुत पहले से सर्किट में उपस्थित हैं, तो आपको क्या लगता है कि सर्किट कैसे चल रहा है? सर्किट में एक क्या ऐसा चेंज दिख रहा है आपको आपके हिसाब से? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर समय की अपनी एक डायमेंशंस होते हैं और उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग मैं सर्किट को 2015 में मेरा एडमिशन हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं 2014 से जानता हूँ। मतलब जब मैं 12वीं में था, क्योंकि मेरे सीनियर हुआ करते थे और उनका ईसीए बेस पे एडमिशन होना था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने डिबेट्स एक आध जगह दी थी। तो मैंने भी ऐसे ईसीए बेस पे एडमिशन, मेरे 1-1.25% कम रह गए थे, तो तो वो भैया मतलब ईसीए आप से बेस ईसीए से के स्टूडेंट थे डिबेट में? जी, मैं इसी उससे पहले मुझे डिबेटिंग का डी नहीं आता था। अच्छा मतलब अच्छा अच्छा। एक आध सर्टिफिकेट वगैरह थे कुछ, मैं डिबेट देने के लिए गया था, फिरोजमल कॉलेज में गया पहले, वहाँ भी सेलेक्ट हो गया था, बट फिर जाकिर हुसैन मिला, तो वहाँ पर मुझे मनपसंद कोर्स मिल गया था। ऑल्दो मेरा जाकिर हुसैन में पहले एडमिशन हो चुका था बीकॉम ऑनर्स में, बट मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स चाहिए थी, तो उन्होंने 1% बढ़ा दिया। और मैं 92% थे, तो उन्होंने 15% का एक रूल हुआ करता था, तो 107 बन रहे थे, तो फिर मैं कोई भी कोर्स मिल सकता था, तो मैंने फिर 93% का इकोनॉमिक्स ऑनर्स का कट ऑफ था, मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया था। तो अब उसके बाद जो है, जब मैं देखता हूँ डिबेटिंग सर्किट जो जिस तरीके से बदला है, पहले ना डिबेटर्स कम थे। जी भैया। डिबेटर्स कम थे और वो क्योंकि सोसाइटीज में भी बहुत सारी सोसाइटीज में डिबेट, हिंदी डिबेट खासतौर पर होता नहीं था, और इसीलिए पार्लियामेंट्री डिबेट बिल्कुल नहीं थी। 7 कॉलेज थे गिन करके, उन्हीं 7 कॉलेजों में डिबेट होनी थी। मुझे याद है अच्छे से, मैं अपने हाथों पे गिनता हूँ कि ये 7 कॉलेज 5 साल मैंने डिबेट करी, एक भी डिबेट नहीं छोड़ा। 7 पंचे 35 की 35 डिबेट करी पीडी, 7 पंचे 35 की 35 पीडी करी। उसके बाद मैंने मास्टर्स पास आउट होने के बाद 5 पीडी करी है, तो मैं ऐसे गिनता हूँ कि मैंने 40 पीडी करी है। अच्छा अच्छा। तो मैंने एक भी पीढ़ी नहीं छोड़ी। लेकिन आज के ज़माने में आप देखेंगे तो हर एक कॉलेज की अपनी सोसाइटी है, तो अच्छी बात है। हर एक सोसाइटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारा कंपटीशन है, और हर एक सोसाइटी लगभग पार्लियामेंट्री डिबेट का आयोजन करवा रही है, और इस कारण से आपको अच्छे वक्ता भी मिल रहे हैं। लेकिन यदि अब कोई कहे कि मैं इस साल की होने वाली सारी पीढ़ीज करूंगा, तो इसका मतलब है वो एक भी दिन कॉलेज नहीं जाएगा, खासतौर पर इवन सेमेस्टर में, जो कि जनवरी से जून अप्रैल का होता है। तो ये था डिबेट में जो चेंजेस आए। जो डिबेटर्स में चेंज आए उसमें दो चीजें थी। उसमें एक चीज ये है कि देखिए, समय के साथ डिबेटर्स अब ज्यादा डायनामिक है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा चीजों को ब्रॉड तरीके से सोचते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस की जो चीज है वो थोड़ी कम हो गई, कि पहले लोग एक्सेप्ट करते थे एक दूसरे को, क्योंकि गलत होगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कि डिबेट की एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, वर्डिक्ट भी एक्सेप्टेंस नहीं, सामने वाला एज ए पर्सन कैसा है, वो डिबेटर आपका दोस्त बन सकता था, लेकिन क्योंकि आपको उससे मनमुटाव हो गया नया छाड़ने के कारण, जब आपको दोस्त नहीं बन पाए। आपको लगता वो है चीज पहले ये नहीं थी। डिबेटिंग में प्रभाव डालता है कि जब आप किसी से हार जाते हैं और वो मनमुटाव हो जाता है, उसके बाद आगे उस कॉलेज से या फिर उस इंस्टीट्यूशन से मतलब मनमुटाव वो इफेक्ट करता है क्या एज अ? देखिए, हमारे टाइम पे भी थे और अब भी है। आप ये कहें कि बिल्कुल नहीं करता, तब भी ऐसा नहीं था। क्या अब भी नहीं करता है? ऐसा भी नहीं है, करता है लोगों को। मैंने तो ऐसे ऐसे देखे स्टूडेंट्स कि आज तक वो मेरे ही वर्डिक्ट में जीतते हुए आए थे, और एक जगह यदि वो हार गए, भैया यार आपने ठीक नहीं किया, यहाँ तक बोलना फिर भी ठीक है, लेकिन वो चीज़ ना वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए, फिर वो बाहर नहीं आनी चाहिए। तो वो चीज़ें हैं, और इफेक्ट करता है मन में, कि आपको लगता है या आपको डिबेट के अंदर कुछ इस तरीके से बोल दिया गया, तो आप बाहर उसको जीवन में वैसे ही तोड़ लेते हैं।
एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बहुत शांत तरीके से बात कर रहा हूँ, जी भैया। और अब जब आप मेरे से कोई बात करके देखेगा तो वो यही कहेगा कि विकास भैया बहुत शांत किस्म के डिबेटर्स रहे होंगे। बट जो मेरे को जानते हैं और जो डिबेट जिन्होंने मेरे साथ की है वो जानते हैं कि मैं बहुत अ, विचलित टाइप का, मतलब ऐसा नहीं कह रहा बहुत मैं तेज विचलित टाइप का, बहुत कुछ और बहुत जल्दी, मतलब बहुत फास्ट एग्रेसिव डिबेट मेरी शैली थी। तो वो एग्रेशन वो डिबेट के बाद खत्म हो जानी चाहिए, अच्छा। वो फिर आपके जीवन को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो वैसा अभी इफेक्ट होता है और हमारी दोस्तें हमारी रियल लाइफ को भी इफेक्ट करता है। जी भैया, पर आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने 40 से भी ज़्यादा पीढ़ी करी जैसे कि आपने कहा, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि उस समय का एक स्पेशल डिबेटिंग मेमोरी जो आज तक आपको याद है, और उस समय आपका फेवरेट डिबेटर कौन हुआ करता था? देखो उस समय दो क्वेश्चन किसको दो भाग में बांटते हैं कि आप यदि पूछे कि फेवरेट डिबेटिंग मेमोरी, कोई एक नहीं है। उसका कारण ये है कि जब आप अलग अलग लोगों के साथ जाते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, तो अलग अलग बहुत आपको सीखने को मिलता है। मैं कुछ यदि याद करूं तो मुझे समझ में आता है कि जब मैंने पहली बार अपनी सोसाइटी बनाई थी जैक्यूसन कॉलेज में, जैक्यूसन की जब आप डिबेटिंग डिबेटिंग सोसाइटी, आप फाउंडर है भैया डिबेटिंग सोसाइटी? जैक्यूसन की डिबेटिंग सोसाइटी बहुत पुरानी है। मतलब आप ये समझिए कि ये इंडिया का सबसे पुराना फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जैक्यूसन कॉलेज, 16वीं शताब्दी। जी भैया। उसके बाद भी वहाँ पर डिबेटर्स हमेशा रहे हैं, ऐसा नहीं कि डिबेटर्स नहीं रहे, लेकिन सोसाइटी एज एन यूनिट वो कभी फॉर्म नहीं हो पाई। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें कुछ लोग होने चाहिए जो उस डिबेट के प्रति डेडिकेटेड हो और उस डिबेट को करने और करवाने की हिम्मत रखें। जी। एक दो चार नहीं, वरना आप देखें बहुत मेहता सर थे, विजेंद्र सर थे, विजेंद्र सिंह चौहान जो अभी यूपीएससी का इंटरव्यू लेते हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर, दृष्टि आईएएस के, फिर राहुल दुबे भैया आए, बहुत लोग थे, लेकिन एज ए यूनिक फॉर्म नहीं हुआ। तो ऐसे ही मैं तो अटेंडेंस लेने के लिए गया था मैम से कि मैम अटेंडेंस शीट पे साइन कर दो, मेरा ईसीए का एडमिशन है, मेरी अटेंडेंस कम है। तो उन्होंने बोली कि तुम डिबेट कर लो। तो कहाँ पे डिबेट है जी? कन्वेंशनल डिबेट हो रही है देहरादून में, तो चलो। तो आज मैंने ऑडिशन मतलब कि दिया कि चलो जी देहरादून चलते हैं। कल देहरादून गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऐसी सोसाइटी जो दिल्ली में फॉर्म नहीं हुई, देहरादून में फॉर्म हुई। मैम ने बोला कि आज हम यहीं पर ये सोसाइटी बना लेते हैं। तो मैं था, मेरा एक सीनियर था जो, उसको मैं ऐसे पकड़ के ले गया था कि चल चल देहरादून घूमने चलते हैं। तो ले गए, बोला सोसाइटी बना लो। तो हमने उस दिन वहीं से वो सोसाइटी को बोला कि आज से मैम आप साइन कर दो, पहले सोसाइटी बनी। फिर हम आए, हम लोगों ने स्टूडेंट चुने। मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग स्टूडेंट चुन रहे थे, जैसे ऑडिशन आप लोग करते हैं, जी भैया। तो इंग्लिश और हिंदी का पहली बार कंबाइंड ऑडिशन हुआ। 11 स्टूडेंट आए हिंदी का ऑडिशन देने के लिए। तो क्योंकि कंबाइंड पैनल बैठता है तो उन्होंने 11 में से एक को चुना। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे 11 के 11 चाहिए। तो उस वक्त उधर की तरफ से ये था तो इन लोगों को सिखाएगा। तो मैं बोला कि भाई जो सीखे हैं उनको सिखाई, क्या करना है, इनको सिखाएंगे बिल्कुल। तो फिर उसके बाद उसमें प्रशांत, वो जो एक चुना था प्रशांत था अकेला, जो मेरे बाद मतलब मेरा बहुत अच्छा भाई मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, सब कुछ था। तो वो डिबेटिंग सोसाइटी वहाँ से जर्नी शुरू हुई और फिर हमने पहली डिबेट्स करी। तो जो हमने पहली डिबेट्स करी वो हमने जो जीती, मतलब पहली डिबेट हमने शिवाजी कॉलेज में करी थी, क्योंकि पहली पीढ़ी होती है तो आप सबको पता ही है। और पहले मैच में आपको पता है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरा एज था, राजेश। तो राजेश झा जी जो है वो मेरे एज थे। और सामने वो टीम थी जो पिछले साल उस कॉलेज की इंस्टीट्यूशन में फाइनलिस्ट थे, ARSD। तो वहाँ से हमने वो मैच जीत गए थे। पहला ही मैच था हमारा। फिर हमने क्वार्टर खेला, क्वार्टर में दिग्विजय भी आए थे, तब इन लोगों से जान पहचान वगैरह हो गई और हमने खेलना शुरू किया। हम लोगों ने मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पहला जो है फाइनल खेला, और उसमें सेमीफाइनल से पहले जो हमारा पूरा लीग राउंड्स में हमारा जो पार्टनर था क्षितिज भैया, वो बीमार पड़ गए। अच्छा। और बीमार पड़ गए तो हमने परमिशन, स्पेशल ड्यू परमिशन के साथ हमने पार्टनर चेंज किया, सेमीफाइनल जीता और पहली बार फाइनल खेला। वो पहली मेमोरी थी जो बहुत अच्छी थी। ऐसे अलग अलग पार्टनर के साथ अलग अलग मेमोरी है और हम किसी को भी छोटा बड़ा नहीं कह सकते। आपने दूसरा ये पूछा कि आपके फेवरेट डिबेटर्स कौन थे उस वक्त के। कोई एक पर्सन मेरा फेवरेट डिबेटर नहीं था। उसका रीजन ये था कि सबकी अपनी एक अलग शैली थी, जिसमें मुझे जो लगता था, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली बात थी, मुझे लगता था कि जो हमारी टीम है, मेरी और जो क्षितिज की या मेरी और प्रशांत की टीम हुआ करती थी, वो बेस्ट टीम है। ऑल तो हम जीतते नहीं थे, मतलब हम जाकर क्वार्टर या सेमी या कुछ हार गए, लेकिन वो बेस्ट टीम थी। कारण ये था कि हम लोग रियल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त थे, और रियल लाइफ में अच्छे दोस्त होने के कारण से हम बिना कही चीज़ों को समझ जाते थे।
जब बिना कही चीज़ों को समझ जाते थे तो हम बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ डिबेट कर पाते थे और इसलिए हम बहुत अच्छा डिबेट कर पाते थे। फिर राजेश भी था, राजेश मुझे अच्छा डिबेटर लगता था शुरू से। और लोग नहीं कह रहा हूँ मैं, सती अच्छा डिबेटर था, शिवम सती हुआ करता था, आशीष, हाँ ये मैं अपने कंटेम्प्रेरी बैच की बात कर रहा हूँ। इन लोगों में अच्छे डिबेटर्स हुआ करते थे। सीनियर्स में सुमित पांडे भैया थे, मुकेश भैया थे, राजीव रंजन भी अच्छी डिबेट करते थे हमारे टाइम पे, और भी बहुत लोग थे, सत्येंद्र भैया वगैरह। पीयूष पुष्कर भैया का हमने सुना था, बस हमने देखा नहीं था तो इसलिए हमें याद नहीं है। लेकिन मेरे जूनियर्स में भी बहुत लोग आए जो बहुत अच्छी डिबेट्स करते थे सच में। तो ठीक इस तरह के नीतीश भैया थे बहुत अच्छे, बट वो बहुत ज़्यादा डिबेट करते नहीं। अगर इसी में से आपसे मैं प्रश्न पूछूं आप चाय भी लीजिए साथ में। जी भैया बिल्कुल, वो तो चलता रहेगा। मैं ये पूछना चाहूंगी, तो आपको क्या लगता है कि पीडी का कल्चर जो आप देखते हैं सर्किट में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो पीडी या सीडी को कंपेयर करें तो उसमें से किसका पलड़ा ज़्यादा भारी लगता है आपको? तो देखिए, हमारे टाइम पे जब हम लोग आए थे तो एक बात कही जाती थी कि तुम 50 सीढ़ी जीत लो, एक पीढ़ी जीत लो, बराबर है। फिर ये बोल रहे हैं 100 सीढ़ी जीत लो, एक पीढ़ी जीत लो, बराबर है। लेकिन इसका कंपेयर नहीं है। उसका रीजन ये है, आज की डेट में क्या कहोगे आप, तो पीढ़ी बहुत सारी होती है। उस समय तो 7 ही पीढ़ी होती थी और 300 साल में एक सीढ़ी होती थी, इसलिए आप कह देते थे ये बात कि 600 पे एक मान लो, मतलब 350 गुना 30, 6 तो 300 हो गए, तो तुम इसलिए कह लेते थे। आज की डेट में तो इतनी पीढ़ीज है। लेकिन पीढ़ीज में क्या है ना, मेरा मानना है कि जो असली डिबेटर है, जो सीधी डिबेटर है, उसने तो डिबेट सीखी है, वो जाके ऑन द स्पॉट कर रहा है, भाव भंगिमाएं बना रहा है, तो कैसे बोलना है वो भी कर रहा है। लेकिन क्या बोलना है ना, वो पीढ़ी डिबेटर को आता है। और पीढ़ी डिबेटर तर्कों पे, लॉजिक पे बात करता है। तो पीढ़ी डिबेट्स में जब आप एक डिबेट में जाते हो तो आप कम से कम 5, 6, 7, 8 मैचेस खेलते हैं भाई। आप एक मैच नहीं खेल रहे हो, तो आपको 8 मैच में से ज़्यादातर मैचेस आप जीतने पड़ेंगे। आज जैसा कॉम्पिटिशन है, नॉकआउट राउंड्स और 5 में से, तो हाई हाई मैच होंगे। अब तो पहले होता था हाई लो, फिर लो लो, तो उसमें दिक्कत नहीं होती थी ज़्यादा। आप एक कम भी जीतोगे तो चलेगा। अब आपको यदि 8 मैच जीतने हैं, तो आप यदि 8 मैच भी तो जीत रहे हो, तो आप 8 सीढ़ी के बराबर तो मान ही सकते हो आज की डेट में। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि पीढ़ी से लॉजिक बिल्ड होता है, और वो लॉजिक बिल्ड आपको 10 मिनट पहले बताया जाता है टॉपिक, तो आपने पहले से आपकी कुछ बेसिक नॉलेज होगी ना, उस बेसिक नॉलेज पे आप लॉजिक बिल्ड करते हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट्री डिबेट्स आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके लॉजिक्स के लिए, आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के लिए, तीनों के लिए बहुत बढ़िया है। और मैंने तो कन्वेंशन डिबेट में यहाँ तक लोग देखे हैं किसी और से तैयार करवा करके जाते हैं और जीत करके भी आते हैं। तो ये आपने कुछ नहीं सीखा है, लेकिन पीढ़ी में अब कितने लोगों से आप ऐसे तैयार करवा लोगे और कितने मैचेस में। तो इसलिए पार्लियामेंट्री डिबेट्स मेरा मानना है हमेशा से कि बेटर है। इसलिए मैंने कन्वेंशनल डिबेट करी नहीं। एक देहरादून में करी, दो देहरादून में करी, 2 अलीगढ़ में करी। दिल्ली में तो मैंने कन्वेंशनल डिबेट एक करी थी बस, जेडीएम कॉलेज में। मैंने कन्वेंशनल डिबेट मैंने करी नहीं। जी भैया, जैसे कि हमें पता है कि पीडी में क्या होता है कि मतलब पहले तो ब्रेक करना कितना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद ब्रेक करने के बाद जो क्वार्टर, सेमीज और फाइनल्स का जो राउंड होता है। आप ले लीजिए, पहले आप चाय लीजिए भैया। जी भैया, आप भी थैंक यू। आप लोग चाय ले लीजिए, चाय के साथ बात करेंगे। हाँ जी। जी भैया, जैसे आपको पता है कि पीडी खुद में इतना आजकल लगता है कि लोगों के लिए ब्रेक करना, फिर क्वार्टर, सेमीज, फाइनल, तो क्या लगता है कि एक इंसान को इतना क्रेडिट्स को मतलब एक्यूमुलेट करने में क्या लगता है कि उसका लक फैक्टर ज़्यादा होता है, या वो नॉलेज में ज़्यादा फोकस करता है, या फिर टेक्निकलिटीज उसकी बेटर होती है? पहले के डिबेटर में क्या ऐसा था, मतलब पहले कम थे पर क्या उनको फाइनल चरण में ले जाके छोड़ता था पीडी का? अब चाय लीजिए पहले, मतलब चाय पूरी ठंडी हो जाएगी, आधी हो चुकी है। देखें, पार्लियामेंट्री डिबेट्स में जब आप 8 मैच खेलते हैं और 8 मैच में से आप ये चाहते हैं कि हम जीतें, तो जिंदगी में बहुत बार ऐसे फेज आएंगे जब आप डिबेट करके शाम को जब 3 मैच खत्म होगा या 5 मैच खत्म होगा, तो एक लेवल के बाद ऐसा फेज जरूर आएगा जिस दिन ब्रेक नहीं होगा और आप किसी कॉलेज के किसी कोने में बैठ कर रो रहे होंगे। जी भैया, ये देखा है, हम सब ने अपनी लाइफ में देखा है। क्योंकि आप ये मान ही नहीं सकते हो कि यदि आपने पीढ़ी करियर आपका लंबा है, आपने खेली है 10-12 पीढ़ी कम से कम, कि आपको लग रहा होगा कि आप ये मैच जीते हैं, आप मैच हार सकते हो। पहला, उसमें ये भी नहीं है कि मैं नहीं कह रहा कि आप पूरी तरीके से गलत हो या पूरी तरीके से सही हो, सामने वाले का पर्सपेक्टिव अलग था या जिसका।
और आप उस दिन क्वालिफाई नहीं कर पाए, 1-2 पीढ़ी लगातार 3 पीढ़ी ऐसे हो गए, तो फ्रस्ट्रेशन ना पार्लियामेंट्री डिबेट में। सुबह जब आप 8 बजे पहुंचते हो किसी कॉलेज में, 11 बजे 10 बजे जाके मैच शुरू हो रहा है, 2 बजे खाना मिल रहा है, भूख लग चुकी है, और शाम के 6 जब बज गए और घर से अब फोन भी आने को हो रहा है। आप लोग पीजी में रहते हैं लेकिन फिर भी तो है ही, घर तो जाना ही है, ठंड का मौसम आ रहा है, ठंड भी लगेगी, तो आंखों से आंसू आने लगते हैं और दिमाग तीसरे मैच तक लगभग बंद हो चुका होता है। जी भैया। उसके बाद भी आप मैच जीतते हो, आप मैच खेलते हो, और फिर इस तरीके से इस परिस्थितियों में 5 मैच, फिर क्वार्टर, फिर सेमी और फिर फाइनल खेलते हैं। लेकिन जब आप फाइनल की ट्रॉफी उठाते हैं और आपने एक बार उठा ली तो आप वो सारे गमों को भूल जाते हैं जी और अगली बार से आपका मोटिवेशन का तरीका अलग हो जाता है। मुझे अलग अच्छे से याद है, जब तक मैंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज का फाइनल खेला था, उससे पहले मैं बस से कॉलेज जाता था, बस से कॉलेज से आता था। 2000 उसके बाद जब मैंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज फाइनल खेल लिया तो मैंने कॉलेज जाना बस से ही रखा, लेकिन आधे टाइम मैंने मेट्रो कर लिया। और 3rd ईयर में जब मैंने 2nd ईयर में कुछ जीत गया था तो फिर आने जाना दोनों मेट्रो हो गया। तो ये उसके बाद ये पीढ़ी का ही देन था। पैसा आने लग गया था तो पैसा भी है, तो पैसा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप एक बार जीतोगे, आपको लग गया कि आपके लॉजिक्स अच्छे हैं। दूसरा, जब आपने एक आध बार अपने से सीनियर टीम को हरा दिया, ठीक है, अच्छी टीम, सीनियर तो बहुत लोग हैं, अच्छी टीम को आपने हराया, जो उन्होंने लॉजिक्स के बेस पे आपने हराया, उस दिन के बाद आपका डिबेट को देखने का, पार्लियामेंट्री डिबेट को देखने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। उस दिन आपके सर में दर्द नहीं होगा, उस दिन से आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें जीतने के लिए खेलना, आपको मजा आने लगेगा कि भाई हम वी आर कैपेबल टू डू दिस। क्योंकि अभी जब बच्चे आते हैं, आजकल नया चलन शुरू हुआ था मेरे टाइम, मतलब कि आप नवागंतुक पीढ़ी कराने लग गए। अच्छी बात है, एक माहौल देने की आपने कोशिश करी, तो लेकिन उन बच्चों को सिर्फ नवागंतुक में ना रखें। यदि वो नवागंतुक में अच्छा खेल के आए तो उन्हीं बच्चों को भेज भी दें। क्या होगा कि जब वो सीनियर से सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले पीढ़ी करियर लंबा हुआ करता था, 3 साल ग्रेजुएशन प्लस 2 साल मास्टर, उसके बाद जाके आप एज बना करते थे। यदि आपके लॉजिक्स अच्छे थे, आपने अच्छा काम किया था, सब चीजें अच्छी थी, और साथ में आपकी क्रेडिबिलिटी भी थी, आप ईमानदार भी थी, तब जाकर के आप बनते थे। आजकल तीसरे साल के बाद आप पीढ़ी छोड़ देते हैं और आप एज बन जाते हैं, तथा प्रतिष्ठित एज, जो आपको कोर एज है। आप एज कॉम्पिटिशन अच्छी बात है, मैं कोर एज की बात कर रहा हूँ, वो आप बन जा रहे हो। तो पीढ़ी करियर बहुत छोटा सा है, उस पीढ़ी करियर को आप एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा से मानता हूँ कि यदि आप जीतने के लिए करोगे और जिस दिन आप नहीं जीते उस दिन आपको दुख होगा। और एक लेवल के बाद यदि आप 2-3 पीढ़ी क्यों ही करना है, मिलता क्या है इससे, वो मिलता क्या है वो बाद में पता लगता है, लेकिन क्यों करना है फिर। तो ये सवाल मन में ना आए, इसके लिए जरूरी है कि आप पीढ़ी को इसलिए करें कि पीढ़ी जाने में अपने उस दोस्त के साथ जिसके साथ आप जा रहे हैं मजा आता है, घूमने में, लोगों से बात करने में, 4 लोगों से जो कॉलेज के बाहर के हैं। सिर्फ आप अपने आप को कॉलेज तक सीमित ना रखें। दोस्त यदि बाहर नहीं बना रहे, नेटवर्किंग का ही जरिया है पीढ़ी, और कुछ नहीं है, उसी नेटवर्किंग का जरिया। सक्सेस को आप किससे देखते हैं, विजेता ट्रॉफी से या फिर? नहीं, अब एक बात बताओ, आपने मुझे अभी 3 पीढ़ी ये बता दी, बताया ना, और एक आपने एलएसआर बताया। ये वो 4 आखिरी पीढ़ी है, तो मैंने 4 खेली है लास्ट, मैंने इनके बाद पीढ़ी नहीं खेली, यानी कि पहले 36 पीढ़ी में से मैंने एक भी पीढ़ी नहीं जीती होगी। अब बताइए, बिना जीते हुए आप 36 पीढ़ी कैसे कर लेंगे। 37वीं पीढ़ी में हम फाइनलिस्ट रहे, मतलब 36 पीढ़ी में फाइनल बहुत बार खेला, 6-7 बार फाइनल खेल लिया। 37वीं पीढ़ी में हम फाइनलिस्ट रहे, 38वीं पीढ़ी जीती, 39वीं पीढ़ी जीती, 40वीं पीढ़ी जीती। तो कहीं तो जाकर के होगा कुछ। जी भैया। और मेरे पास अब भी फोटो है, वो ये 36वीं, 37, 38, 39, 40 पीढ़ी, 4 ही पीढ़ी मैंने और राजेश ने साथ में खेली है। मतलब आप ये मान के चलो, हम दोनों ने मिल करके इन 4 पीढ़ी में 27 मैच खेले हैं, हमने 26 मैच जीते हैं, एक जो हारे थे वो फाइनल हारे थे, सेमीफाइनल सॉरी। तो वो जो है इस तरीके से हमने खेला, तो उससे मैंने तो नहीं जीती। लेकिन यदि मैं नहीं भी जीतता तो भी आप आते मेरे पास आज या नहीं आते, ठीक है। तो आज आपने जो लोग बनाए हैं, जो आपने दोस्त बनाए हैं, आपने किस तरीके से लोगों से व्यवहार रखा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन कि आपने पीढ़ी बहुत सारी जीत ली। आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद आप क्यों ही याद रखोगे आपने कितनी पीढ़ी जीती, ठीक है। लेकिन हाँ, वो जो नेटवर्किंग है, जो लोग हैं, वो आपके काम आएंगे और पूरी जिंदगी आएंगे। मैं लास्ट ईयर हॉस्पिटल में एडमिट था, मैं जिंदगी का मेरा एक किस्सा है।
मेरी प्लेटलेट 5000 पहुंच चुकी थी। पूरे डिबेटिंग सर्किट में ये था कि मैसेज आ चुके थे कि विकास भैया को प्लेटलेट्स की जरूरत है, जिनको भी देना है आगे। मेरे दोस्तों ने किया था, मुझे तो पता भी नहीं था। नीतीश भैया मेरे साथ वहाँ पूरे टाइम 8 दिन हॉस्पिटल में रुके। राजेश ने पूरा किया, चाहे मेरे कॉलेज के हो, जाकिर हुसैन के हो, सब लोग मिलने के लिए आए, चाहे किसी कॉलेज के थे, हॉस्पिटल से मैं वो लोग। मैं पीढ़ी नहीं जीतता हूँ तो भी आते। और वो मेरे व्यवहार से ना कि मेरी पीढ़ी जीतने के कारण से, मैंने अपनी पीढ़ी जीत ली। तो ये है मेरा पीढ़ी का, जो कोई भी किसी को भी गेन करना चाहिए अपने 3 साल में। जी भैया, बहुत ही खूबसूरत सा आपका एक्सपीरियंस रहा है और बहुत सारे लोग, वही हम कहते हैं कि लोग हम कमाते हैं, जीता जीता बिल्कुल, तो बिल्कुल। रहता है। तो भैया जैसे कि आपको पता है कि जो कुकिंग शो है वो एक अलग तरीके का सोच लेके आया है सर्किट में, कि जो आपके समय के डिबेटर्स रहे या फिर जो ऐसे डिबेटर्स रहे जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्युलेट्स है, जो पीडी में विन कर चुके हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, एक साथ लेके आना और एक साथ प्लेटफॉर्म देके, उसमें क्या लगता है आपको, ये कैसा सोच है और ये इससे क्या बेस्ट आउटकम निकल सकता है? बहुत बढ़िया। देखिए, हम सब जब अपने टाइम पे थे तो एक बात मानते थे कि एक मतलब हमारे सीनियर्स क्या करते थे कि एक ना सीनियर्स की पीढ़ी का वो, जी जिसमें हम सब आएंगे और दिखाएंगे कि डिबेट कैसे करनी है। वो तो अब कहते कहते बेचारे बहुत बड़े हो गए और सब अलग अलग फील्ड्स में चले गए। लेकिन हम लोग भी जब हुए तो हमने कोई ऐसी पीढ़ी होनी चाहिए जिसमें फिर ऐसे मिले जो अपने टाइम के लोग हैं, तो वैसा मिलना चाहिए। उससे ना 2 चीज़ें होती हैं। तो अब आपने इस चीज़ को लेकर के आए, तो सबसे पहले भुवनेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद इस नए विचार के लिए जो लेकर के आए। आपने बहुत मेहनत की होगी, जी क्योंकि आप समझो ना कि आप यदि इस टाइम के डिबेटर लेकर के आ रहे हो तो आप एजिस उनसे भी सीनियर लेकर के आ रहे हैं, जी क्वालिटी भी दे रहे हैं एजिंग की और बाकी सारी चीज़ें भी। तो वो 8-10 टीमें जो भी आएंगी, उन्होंने अपने जीवन में अपने पीडी सर्किट में बहुत कुछ अचीव किया है। जी उस पीडी सर्किट में अचीव करने के साथ साथ वो सिर्फ आपको ये नहीं सिखाएंगे कि डिबेट कैसे, डिबेट में क्या बोलना है, डिबेट जीतनी कैसे है। आपके स्टूडेंट्स को या जो भी लोग देखेंगे, आपको ये भी सिखाएंगे कि डिबेट में व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि दौलतराम कॉलेज की डिबेट थी, नीतीश भैया खेलने गए थे या मैं और राजेश गए थे हिंदू खेलने के लिए, एनएसपी गए थे, हमारी जूनियर्स टीमें थी। हमें पता लगा भाई इतना हल्ला क्यों करना है सिर्फ पीढ़ी जीतने के लिए। पीढ़ी के बाद भी मतलब तुम ऐसे ऐसे उलझ गए, सारी चीजें कर ली, कोई बात नहीं। उसके बाद जिंदगी में लेकर के आओ, तो लेकर के भी आए, एजिस के लिए लेके आए, हमारे लिए क्यों नहीं लाए। उसके बाद जो लेकिन व्यवहार था उनका, आप डिबेट को शांत तरीके से कीजिए ना, तो वो जो शांत तरीके से डिबेट करना सिखाएंगे आपको, लॉजिक्स पे वहाँ पर वो बिल्ड करेंगे, उससे बहुत कुछ आप लोगों को और जो भी देखने वाले हैं उनको बहुत कुछ गेन होने वाला है। तो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट, नया नहीं मतलब सोच बहुत पुरानी थी, लेकिन पहली बार आप लोग कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने शुरू तो किया एटलीस्ट। तो भैया जो वो 8 टीम जो उतर रही है, जो मतलब बहुत ही आपको क्या लगता है कि कॉन्सेप्ट खुद में ही ऐसा है कि इतनी सारी टीम्स इतनी अलग अलग जगह में, बहुत लोग दिल्ली में नहीं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो पास आउट रहते हैं वो दिल्ली छोड़ के तो आज ज़्यादा लोग चले जाते हैं, तो इतने सारे लोग जब एक साथ आ रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि वो 8 टीमों को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैं तो ये कहूँगा, सिंपल सी बात है कि आप जब 8 टीम में आ रहे हो ना, तो आप अपने आप को ये मत मान करके आओ कि हम ही सबसे अच्छी टीम है और हम ही जीतना चाहिए। हाँ, जीतने के लिए आइए कि हम आए हैं तो हम जीतेंगे, क्योंकि हम सबसे अच्छी डिबेट करते हैं। लेकिन जब आप डिबेट करें तो आपके सामने जो बैठे होंगे आपसे बहुत बहुत जूनियर्स हैं, उनको आप सिर्फ ये ना सिखाएं कि लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं, आप उनको ये भी सिखाएं कि लॉजिक पे, उन्हीं लॉजिक पे सामने वाले को मोहित कैसे करते हैं, कैसे आप उसी व्यवहार के थ्रू, क्योंकि कोई ना कोई 8 टीम में से 7 टीम तो हारेगी। हो सकता है आपका नाम हो सकता है उस एक टीम में आपका नाम हो, लेकिन लड़ाई करके, और लड़ाई नहीं तो कम से कम अपने व्यवहार से आप ऐसे ना बने यार ये लोग तो नहीं जीतने चाहिए थे, या चलो ये लोग बाहर हो गए तो अच्छा हुआ। यदि ऐसा किसी के मन में आ गया तो फिर आपने कमाया नहीं है भाई, आपने डिबेट करके पीढ़ी करके कुछ कमाया ही है। तो इस बात का बस ध्यान रखना है आपको। भैया और एक प्रश्न है मेरा आपसे कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क क्या है इस पीढ़ी को ऑर्गेनाइज करने में? मतलब एक इस कॉन्सेप्ट तो भैया पुराना है, पहली बार सर्किट में एग्जीक्यूट हो रहा है, बट एक चैलेंजिंग टास्क जो आपको लग रहा है कि इसमें तो आएगा ही आएगा। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जब आपने करने की सोची कि हम इसको धरातल पे करेंगे, उसी वक्त आपने स्वीकार किया कि हम सारे चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं, सिर्फ एक नहीं है। सबसे पहली बात कि आप उन 8 टीमों को लेकर के आए, ये बड़ी बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है
वो है कि वो आठों टीमें लगभग ये मान के चल रही है कि हम बहुत सीनियर्स हैं। उनका एजिंग, उनका एजुकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी जीते या हारे, क्योंकि कोई भी एक आध पॉइंट से कहीं ना कहीं से हार जाएगा, ज्यादा दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है। तो उसको एज करवाना और उनको बात मनवाना वो बहुत बड़ी बात है। दूसरा कि जब आप लोग लेके आए, आप लोग अभी जब आते हैं स्टेज पे चढ़ते हैं, नॉर्मल पीटी में आप क्या कहते हैं, सिंपली बैठ जाओ भाई, बहुत शोर मचा रहा है, तुम लोग बैठो। अब उन सीनियर्स को कैसे कहेंगे? उनमें से कई सारे आपके भैया के उम्र के, कई सारे सर के एज के, जो नए आपके अपॉइंटमेंट्स, नए टीचर्स उनकी एज के हैं, व्हाट विल यू से? तो यहाँ पर ये दिक्कतें थोड़ी बहुत जो है वो होंगी फेस करें। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि हमारे सर्किट के लोग हमारे बहुत समझदार हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव, चाहे वो कोई भी हो, तो वो आपको फुल वहाँ पर सपोर्ट देंगे, ये तो गारंटी है मेरी। तीसरा कि ये आपकी सोसाइटी के लिए है, आपने करवाया है, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूट्यूब पे या कैसे भी करके लाइव देखे। सारे मैच आप लाइव करने ही वाले हो तो उनको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें चैलेंज है, लेकिन जब आप पहली बार करा लेंगे तो अगली बार से रास्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब ये प्रथम संस्करण तो एक स्तंभ है, जो आगे जितने भी डिबेटर्स रहे सीनियर्स, वो इसी संस्करण को लेके एक प्लेटफॉर्म उनको दे दिया गया है, एक स्तंभ रख दी गई है। तो आप ओसी जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, उसको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप पीडी में ज्यादा समय नहीं बचा है भैया? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज आप लोग मेरा पॉडकास्ट करने के लिए, मैं तो इसी बात से संबंधित हूँ कि मतलब इंटरनल सीए कल ही आप लोगों का कंप्लीट हुआ, अभी 30 तारीख को आप पीडी करवा रहे हो, आपके पास 27, 28, 29 और कितना सारा काम है। एक पीडी करवाना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप लोगों ने कहाँ से क्या क्या अरेंजमेंट्स किए होंगे, जो करवाते हैं वो जानते हैं, और हर एक का क्योंकि अलग अलग होता है, तो कोई भी एक दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकता कि उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, क्योंकि हर एक सोसाइटी के डायमेंशन अलग है। बहुत सारे बच्चों में भी 40 बच्चों की आपने सोसाइटी बताई, वो 40 के 40 तो नहीं आ रहे होंगे अभी आज की डेट में, काम 8, 10, 20 जो है उनको करना है। बट मैं यही कहूँगा कि पूरी सोसाइटी को यदि आपने सोचा है तो किसी एक की जिम्मेदारी ना हो, और वो एक की जिम्मेदारी नहीं होने का जब काम बाइफरकेट होगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा, और बेहतर होने के साथ साथ उसमें ज़्यादातर लोग सीख पाएंगे। और ये सोसाइटी, इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब आप नया कॉन्सेप्ट लाते हो तो लोग कहते हैं अरे ये करवा रहे हैं ना, सारा क्रेडिट तो इन्हें मिल जाएगा। भाई मेरा एक सिंपल सा मानना है, कॉग्निशियो के रहने से आप हैं, आपके रहने से कॉग्निशियो नहीं है। मुझे कॉग्निशियो तो बन गया, कॉग्निशियो ने अपना नाम बना लिया, आप मेहनत कर रहे हो तो कल वो आने वाले जूनियर्स को इजी होगा करवाना, और जब वो इजी रहेगा उनके लिए करवाना तो वो आपको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर म्यूचुअल है सारी चीज़ें, और सोसाइटी का एज होल बस ये है कि अब हो गई मेहनत की बारी, खत्म हो गई, अब ना बस उस चीज़ को अमली जामा पहना करके, उस चीज़ को क्रियान्वित करके बस अब ढंग से उस चीज़ को एंजॉय करना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ऑर्गेनाइजर बन के रह जाए, एंजॉय करना छोड़ दे उस पीरियड, उस चीज़ को भी एंजॉय करना बहुत जरूरी है। जी भैया, अब मेरा अंतिम प्रश्न में आपसे ये होगा, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो शब्द, ये पीढ़ी जो है वो शंकराचार्य जी पे की जा रही है, और एक बहुत ही हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने भी अधिनिर्णायक आए, जितने भी टीम्स आए, उनको एक बहुत ही एथनिक एन एम्बियंस मिले पूरी पीढ़ी में, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वज करके गए हैं, उनका एक झलक देखने को मिले। तो आप उस चीज़, उस सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले क्या होता था कि यदि किसी कॉलेज की 4 टीमें गई तो जैसे दयाल सिंह गया, दयाल सिंह 1, दयाल सिंह 2, दयाल सिंह 3 चले जा रहे हैं। ऑनलाइन पीढ़ी के कारण से जब कोविड आया तो ये चीज़ शुरू हुई कि हम उनको नाम नहीं देंगे, मतलब उनके कॉलेज का नाम न दे करके उनको एक यूनिक नाम देंगे, और इससे ना बहुत कुछ यूनिकनेस लोगों के अंदर आई, कुछ पता लगा। लेकिन लोगों को ना वो चीज़ें की हिस्ट्री उन्होंने नहीं जानी। जैसे आपने किसी का रिवर का कुछ नाम दे दिया, अर्कावती दे दिया, अर्कावती कहाँ है ये पता होना चाहिए, ठीक है। यदि आपने किसी को कोई एक और नाम कुछ और दे दिया, कोई मैथोलॉजी कोई कैरेक्टर दे दिया, तो उन्हें पता होना चाहिए उसके बारे में, उनको पता नहीं होता। लेकिन शंकराचार्य जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में सबको पता है, और जिनको नहीं पता उनको आप लोग पहले शंकराचार्य जी के बारे में बताएंगे कि मतलब शंकराचार्य जी के ऊपर आपने टीम रखी है तो शंकराचार्य जी के बारे में बताएंगे। तो शंकराचार्य जी के थ्रू जो आपने इसको कल्चर से जोड़ा है, और जो शंकराचार्य जी की डिबेट है, और उस डिबेट्स को आपने यहाँ पर रखने की जो कोशिश करी है,
वो अपने आप में ही मतलब आप लोग इतना सोच पा रहे हो, उस ज़माने के लोग इतना नहीं सोच पाते थे, इतना यूनिक नहीं थे शायद वो। डिबेट में थे, तर्कों में वो यूनिक थे, लेकिन सोच शायद उतना नहीं पाते थे कि इस तरीके से कर सकते हैं हम इसको। शंकराचार्य जी अपने आप में ही भारत के जो पुरोधा हैं, डिबेट्स की जो है, वाद-विवाद के, या जो विचारों के पुरोधा है, मतलब हम ये कहें तो, उनके ऊपर ये पूरी की पूरी जो आपने थीम रखी है, मतलब जिस तरीके से रिजल्ट रहा, शंकराचार्य का नाम हुआ, मुझे गारंटी है कि इस कॉग्निटिव के इस वाद-विवाद के बाद कम से कम अगले कई सालों तक इस वाली प्रतियोगिता को वैसे ही याद रखा जाएगा जो आप करवा रहे हो। जी भैया, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया हमारे साथ जुड़ने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद वीना और आपकी पूरी टीम को, और ऑल द बेस्ट टू पूरी कॉग्निटिव सोसाइटी। तो आएंगे उस दिन मिलेंगे, लेकिन बहुत भैया बहुत बतौर आपको निर्णायक हमारे साथ उपस्थित रहेंगे उस दिन, तो उसके लिए भी भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाली अभी और आप पता पूरा नहीं एक है दिन। कीमती समय का कि मैं कितने बजे एग्जैक्टली आ पाऊंगा, क्योंकि जी कल जो भैया। है एनसीबी की क्लास जब मैं जाऊंगा तो वहाँ पे शिफ्टिंग का या क्या है वो देखूंगा कि कैसे संडे क्लास को क्या किया जा सकता है। तो ऑल द बेस्ट टू होल सोसाइटी, आप लोग अच्छे से कीजिए। धन्यवाद। शुक्रिया भैया।